हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी एक ऐसे बच्चे की है जो 100 साल की उम्र में तो पैदा होता है। दरअसल इस बच्चे की उम्र बढ़ने की जगह घटती है। ये बच्चा बढ़ने की जगह छोटा होता जाता है। कहानी की शुरुआत में हम लोगों को एक हॉस्पिटल में एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपनी अंतिम सांसें गिर रही होती हैं। दरअसल उस लेडी की एक बेटी भी होती है जिसका नाम कैरोलिन था। वो लेडी अपनी बेटी को एक बुक पढ़ने के लिए देती है जो कि बेंजामिन बटन की थी। कैरोलिन उस बुक को पढ़ने लगती है। अब यहाँ से बुक की कहानी शुरू होती है। हमें बहुत सारे लोग जश्न मनाते हुए दिखाए जाते हैं और वहीं से एक थॉमस बटन नाम का आदमी अपने घर जाता है। दरअसल उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और वो एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। घर पहुंचने पर थॉमस को पता चलता है कि उसकी पत्नी बच्चा देने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। तभी थॉमस की पत्नी थॉमस से कहती है कि तुम मेरे मरने के बाद बच्चे का पूरी तरीके से ध्यान रखोगे। और इतना कहने के बाद थॉमस की पत्नी कमजोरी की वजह से वहीं पर दम तोड़ देती है। पत्नी के मरने के बाद थॉमस अपने बच्चे को देखने के लिए जाता है, लेकिन थॉमस जैसे ही अपने बच्चे को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। इसके बाद थॉमस अपने बच्चे को उठाता है और वहां से भागने लगता है। वो सीधा भागता हुआ पहुंचता है एक नदी के किनारे। नदी के किनारे खड़े होकर थॉमस सोचने लगता है कि मुझे इस बच्चे को मार देना चाहिए या फिर पालना चाहिए। लेकिन तभी वहां पर एक गार्ड आने लगता है तो थॉमस उस गार्ड को देखकर वहां से भी भाग जाता है। इसके बाद थॉमस भागता हुआ पहुंचता है एक ओल्ड एज होम के पास और थॉमस उस बच्चे को वहीं पर रखकर वहां से चला जाता है। और कुछ टाइम के बाद क्यूनी नाम की एक लेडी अपने पति के साथ उस घर में से बाहर आती है, जहां पर वो दोनों उस बच्चे को देखते हैं। क्योंकि क्यूनी अभी तक मां नहीं बनी थी, इसीलिए वो दोनों उस बच्चे को पालने का फैसला करते हैं। क्यूनी एक बहुत नेक दिल लेडी थी, क्योंकि साधारण बच्चे को तो सभी पाल सकते हैं, लेकिन ये बच्चा उन सभी से अलग होता है। दरअसल इस बच्चे का शरीर एक 90 साल के आदमी की तरह होता है और तो और ये बच्चा बहुत सारी बीमारियों से भी जूझ रहा था। यहाँ तक कि क्यूनी को डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि तुम इस बच्चे को मत पालो, क्योंकि ये बच्चा कभी भी मर सकता है। लेकिन क्यूनी को तो उस बच्चे पर पूरा विश्वास होता है कि ये जिएगा। देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं और वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। क्यूनी उस बच्चे का नाम बेंजामिन रखती है। यहाँ पर बेंजामिन देखने में काफी बूढ़ा लग रहा था, इसीलिए वहाँ के जितने भी बूढ़े लोग थे वो बेंजामिन को अपनी कैटेगरी में लेते हैं। लेकिन बेंजामिन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और यहाँ पर क्यूनी भी अपने बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। इसीलिए क्यूनी बेंजामिन को एक नॉर्मल बच्चे की तरह करने के लिए उसे चर्च भी ले जाया करती थी, क्योंकि क्यूनी को लगता था कि उसके बच्चे के ऊपर किसी ने काला जादू किया है। धीरे धीरे करके काफी वक्त बीत जाता है। एक दिन इस ओल्ड एज होम में एक बूढ़ी लेडी आती है। उस लेडी के साथ उसकी पोती भी आई होती है जिसका नाम डीजी है। तभी बेंजामिन की नजर डीजी के ऊपर पड़ती है। डीजी को देखकर बेंजामिन बहुत ज्यादा खुश होता है, इसीलिए वो डीजी के पास जाकर उससे दोस्ती कर लेता है। लेकिन डीजी की दादी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो बेंजामिन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। कई दिनों से बेंजामिन के मन में एक उलझन सी चल रही होती है, क्योंकि बेंजामिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो बूढ़े होने की जगह जवान होता जाता है। तो और उसका शरीर धीरे धीरे करके पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो रहा था। जहाँ वो पहले 90 साल का लगता था, अब वो यहाँ पर 60 साल का लगने लगता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि बेंजामिन को रिवर्स एजिंग की बीमारी होती है। इसी बीच क्यूनी की भी इच्छा पूरी हो जाती है और वो मां बन जाती है। इसीलिए क्यूनी बेंजामिन पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती। अब बेंजामिन ये सब देखने के बाद खुद को अकेला महसूस करने लगता है। और तो और जो बेंजामिन के शरीर में दिन प्रतिदिन बदलाव हो रहे थे वो उनको लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। इसीलिए बेंजामिन घर से भाग जाता है और काम की तलाश में एक समुद्र के किनारे बैठ जाता है। तभी बेंजामिन की मुलाकात एक कैप्टन जिसका नाम माइक होता है उससे होती है। माइक बेंजामिन से काम के सिलसिले में बात करता है, क्योंकि बेंजामिन काम की तलाश में तो आया ही था, इसीलिए बेंजामिन माइक को हाँ कर देता है। इसके बाद बेंजामिन माइक के साथ काम पर चला जाता है। बेंजामिन काम करने में बहुत ज्यादा मेहनत करता है और यहाँ पर बेंजामिन को असली जिंदगी जीने का मजा आता है। कुछ दिन काम करने के बाद बेंजामिन वापस से अपने घर लौटता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अपने असली डैडी से होती है।
लेकिन यहाँ पर बेंजामिन को ये सब पता नहीं रहता कि थॉमस बटन उसके असली डैडी हैं। थॉमस बेंजामिन को ड्रिंक के बहाने एक बार में ले आता है जहाँ पर ये दोनों आपस में काफी बातें करते हैं। इसके बाद बेंजामिन अपने घर जाता है जहाँ पर वो क्यूनी से माफी मांगता है। वो क्यूनी से कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम्हें बिना बताए कई सालों तक घर से बाहर गया था। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि बेंजामिन की मुलाकात फिर से डेजी से होती है। ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पर बेंजामिन डेजी के साथ बहुत जगहों पर घूमने के लिए भी जाता है। वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके थे। इसके बाद बेंजामिन फिर से काम करने के लिए कैप्टन माइक के साथ जाने लगता है क्योंकि बेंजामिन को समुद्र के पास काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता था। जाने से पहले बेंजामिन डेजी को वादा करता है कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूंगा लेकिन तुमको पर डे एक खत लिखता ही रहूंगा। और यहाँ पर बेंजामिन करता भी कुछ ऐसा है, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाता है लेकिन डेजी को पर डे खत लिखना नहीं भूलता। धीरे धीरे करके कई साल बीत जाते हैं और यहाँ पर डेजी भी काफी बड़ी हो चुकी थी और यहाँ पर बेंजामिन भी एक शादीशुदा लेडी के करीब आने लगता है। बेंजामिन और वो लेडी साथ में कई दिनों तक वक्त बिताते हैं जहाँ पर बेंजामिन को प्यार का असली मतलब पता चलता है। तभी इसी बीच वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले समुद्र की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और बेंजामिन को छोड़कर बेंजामिन के सभी साथी लड़ाई में मारे जाते हैं, जिस वजह से बेंजामिन वापस से अपने घर लौट आता है पर वो फिर से डेजी से मिलता है। डेजी बेंजामिन को देखकर पहली बार तो पहचान ही नहीं पाती और फिर डेजी बेंजामिन की आने की खुशी में दोनों घूमने के लिए जाते हैं और वो दोनों साथ में काफी टाइम बिताते हैं। इसी बीच बेंजामिन को लगने लगता है कि डेजी उसके लायक नहीं है क्योंकि उन दोनों की सोच काफी अलग होती है। और कुछ दिनों के बाद थॉमस बटन बेंजामिन से फिर से मिलता है जहाँ पर थॉमस बेंजामिन को बताता है कि वो एक बीमारी से जूझ रहा है, इसीलिए तुम्हारी मौत कभी भी हो सकती है। इसी बीच थॉमस बेंजामिन को अपना असली राज बता देता है। वो बेंजामिन से कहता है कि मैं ही तुम्हारा असली डैडी हूँ। बचपन में मैंने ही तुम्हें ओल्ड एज होम के बाहर रख दिया था और मैंने तुम्हारे साथ इतना सब किया, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन पहले तो बेंजामिन को अपने डैडी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर बेंजामिन बाद में उनको माफ कर देता है क्योंकि बेंजामिन ने अपने सामने बहुत सारे आदमियों को मरता हुआ देखा है। तभी बेंजामिन को पता है कि आदमी के मरने के बाद उसको कुछ भी ध्यान नहीं रहता, इसीलिए बेंजामिन अपने डैडी को माफ कर देता है और उनके आखिरी वक्त में उनका साथ देता है। कुछ दिनों के बाद बेंजामिन के पिता की मृत्यु हो जाती है। अब तो बेंजामिन यहाँ से भाग भी नहीं सकता, इसीलिए वो अपने प्यार का इजहार करने के लिए डेजी के पास जाता है। वहाँ पहुँचने पर बेंजामिन को पता चलता है कि डेजी एक सक्सेसफुल डांसर बन चुकी है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी बन चुका है। अब बेंजामिन ये सब बातें सुनने के बाद उदास होकर वापस से अपने घर आ जाता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और फिर से बेंजामिन की किस्मत मोड़ लेती है और उसको डेजी के सामने पहुंचा देती है जहां पर डेजी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका डांसिंग का करियर पूरा ही खत्म हो जाता है और तो और उसका बॉयफ्रेंड भी उसको छोड़कर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर डेजी बेंजामिन को मना कर देती है क्योंकि डेजी यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी और वो बेंजामिन को परेशान करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो बेंजामिन को वहाँ से जाने के लिए कहती है और बेंजामिन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोनों कुछ दिनों के बाद फिर से मिलने का फैसला करते हैं और फाइनली ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कई साल बहुत अच्छे से बिताते हैं जहाँ पर इन दोनों की एक बेटी भी होती है। लेकिन बेंजामिन अपने ही सपने में खोया हुआ था क्योंकि उसे पता था कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो उम्र के साथ छोटा होता जाएगा। अब उसे डेजी की चिंता होने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ दिनों के बाद डेजी उसको और उसके बच्ची को कैसे संभाल पाएगी, इसीलिए वो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो अपने पिता की सभी जमीन अपनी बेटी के नाम कर वहाँ से चला जाता है और जाने से पहले डेजी के लिए एक लेटर छोड़कर जाता है जिसमें लिखा होता है कि वो मेरा इंतजार ना करे और दूसरी शादी कर ले। अब कुछ सालों के बाद ओल्ड एज होम से डेजी के लिए कॉल आता है। इसके बाद डेजी ओल्ड एज होम में बेंजामिन से मिलती है, लेकिन फर्क इतना होता है कि बेंजामिन एक 10 साल का बच्चा हो चुका है और डेजी बूढ़ी हो चुकी है। अब धीरे धीरे करके कुछ टाइम और बीतता है। बेंजामिन अब और भी छोटा होता जाता है। डेजी बेंजामिन को देखकर अब वहीं पर रुकने का फैसला करती है और डेजी बेंजामिन का ऐसे ख्याल रखती है जैसे कोई दादी अपने पोते का ख्याल रख रही हो। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है बेंजामिन की उम्र भी छोटी होती जाती है। अब धीरे धीरे करके बेंजामिन चलना भी भूल जाता है और वो बोलना भी भूल जाता है। आखिर में वो एक ऐसी कंडीशन में आ
जाता है जैसे कि उसने अभी हाल ही जन्म लिया हो और डेजी की गोद में अपना दम तोड़ देता है। और इसी के साथ बेंजामिन की डायरी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। और अब इस कहानी को पढ़ने के बाद कैरोलिन, जो कि बेंजामिन की बेटी होती है, उसे ये पता चलता है कि ये कोई कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है और बेंजामिन ही उसके पिता हैं। और अब कैरोलिन को सभी बात पता चल जाती है तो यहाँ पर डेजी भी मर जाती है। और इसी के साथ यह मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त हो जाती है।